everyone, my name is Manish and today we are going to start new topic from Democratic Resurgence, Ram Manohar Lohia and Socialism of Class 12 Political Science. So without any further delay, let's open the topic. So today we are going to talk about राम मनोहर लोहिया। देखो राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को यूपी में हुआ, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट अकबरपुर में, और इनकी डेथ हुई 12 अक्टूबर 1967 में। जब ये 2 साल के थे तो इनकी माताजी का देहांत हो गया था। इनके फादर, जिनका नाम हीरालाल था, वही इनका क्या करते, पालन पोषण करते हैं। इनके फादर प्रोफेशन से टीचर थे, वो फ्रीडम फाइटर भी थे और गांधी जी के स्ट्रॉन्ग फॉलोअर भी थे। अब इनके फादर जो कि एक नेशनलिस्ट थे और टीचिंग बैकग्राउंड से थे, तो उन्हीं से ये क्या हो जाते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं और इनकी पर्सनैलिटी भी उन्हीं के जैसे हो जाती है और ये भी एक नेशनलिस्ट बन जाते हैं और एक थिंकर बन जाते हैं और गांधी जी के भी फॉलोअर बन जाते हैं। अगर पूछा जाए कि राम मनोहर लोहिया है कौन, तो वो एक सोशलिस्ट लीडर थे, थिंकर थे, फ्रीडम फाइटर थे और ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के क्या थे, फाउंडर भी थे। एंड ही बिकेम द लोकसभा मेंबर 1963 एंड 67, यानी 63 से लेकर 67 के बीच में ये लोकसभा के मेंबर भी रहे। और इन 2 पत्रिकाएं थी, एक मैनकाइंड एंड जन, उनके ये क्या रहे, एडिटर भी रहे और फाउंडर भी थे। अब जो राम मनोहर लोहिया जो कि एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में थे, उनका नॉन यूरोपियन सोशलिस्ट थ्योरी में ओरिजिनली क्या था, कंट्रीब्यूशन था और इस चीज के लिए इनको जाना भी जाता था। और ये जो बेस्ट नोन फॉर शार्प अटैक ऑन नेहरू, यानी ये नेहरू के बहुत बड़े क्रिटिक थे, उन्हें क्रिटिसाइज करते थे, उनकी आइडियोलॉजी को, उनकी पॉलिसीज को, और इनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो नॉन कांग्रेसिज्म थी। जो कांग्रेस पार्टी थी उनके अगेंस्ट इनकी स्ट्रेटेजी रहा करती थी। और जो बैकवर्ड कास्ट के लोग थे उनके रिजर्वेशन की ये क्या करते थे, मांग करते थे, एडवोकेसी यानी वकालत किया करते थे। और इंग्लिश लैंग्वेज को क्या करते थे, ये अपोज करते थे, इंग्लिश भाषा का विरोध करते थे। बट ऐसा नहीं था कि इनको इंग्लिश नहीं आती थी, नंबर ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस इनको आती थी, जर्मन इनको आती थी, इंग्लिश इनको आती थी। अगर एजुकेशन की बात करें तो इन 1918 ही केम विद हिज फादर टू बॉम्बे। अब 1918 में ये अपने फादर के साथ बॉम्बे आए। बॉम्बे प्रेजेंट में मुंबई है और वहां पर इन्होंने अपने हाई स्कूल की जो पढ़ाई थी वो कंप्लीट की और इन्होंने बीए की डिग्री ली विद्यासागर कॉलेज जो कि कलकत्ता में है in 1929. In 1932 he earned his PhD degree from Berlin University. अब 1932 में इन्होंने पीएचडी की डिग्री ली बर्लिन से और जो सब्जेक्ट था इनका वो था साल्ट एंड सत्याग्रह। ज्वाइंट आईएनसी। जब ये बर्लिन से इंडिया वापस आए इन 1934 में, इन बर्लिन ही डेवलप डीप इंटरेस्ट इन नोइंग इंडियाज रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जब ये बर्लिन में पढ़ रहे थे तो इनका गहरा इंटरेस्ट जागा। और किस चीज में मतलब इंटरेस्ट इनका जागा कि इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज के साथ कैसे हैं, इनको जानने में इन्होंने अपने इंटरेस्ट को डेवलप किया। और जब ये इंडिया लौटे तो लोहिया जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या किया, ज्वाइन किया। इन 1934 ही हेल्प्ड सेट अप द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अब देखो 1934 में इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को सेटअप करने में भी इन्होंने हेल्प की एंड बिकेम एन एडिटर ऑफ वीकली कांग्रेस सोशलिस्ट। और ये जो वीकली कांग्रेस सोशलिस्ट थे उसके ये क्या बने, एडिटर भी बने। इन 1936 ही वाज सिलेक्टेड बाय नेहरू। अब देखो 1936 में नेहरू ने इनको सिलेक्ट किया और इनको फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन डिपार्टमेंट ऑफ द कांग्रेस क्या किया, इन्होंने सिलेक्ट करके इनको बना दिया। अब इनके रोल के बारे में बात करें कि नेशनल मूवमेंट में इनका क्या रोल था, तो इन जून 1940 इनको अरेस्ट कर लिया गया 2 साल के लिए, क्योंकि ये एंटी वॉर स्पीचेस बहुत दिया करते थे जिसकी वजह से पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया था। मई 1944 में ही वॉज कैप्चर्ड अगेन, दोबारा इनको पकड़ा गया और लाहौर की जो फोर्ट थी, किला था, वहां पर इनको टॉर्चर किया जाता था। ही लेड अ रिमार्केबल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। अब देखो जो गोवा के लोग थे, वहां के लोगों की जो सिविल लिबर्टी थी, फ्रीडम थी, उसके लिए इन्होंने एक यादगार स्ट्रगल को भी क्या किया, लीड किया इन 1946 में। अब नेहरू के साथ इनके बहुत सारे क्या थे, इश्यूज थे, डिसएग्रीमेंट थे, जिसकी वजह से लोहिया जी ने कांग्रेस को 1948 में क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया, टाटा बाय बाय कर दिया। लोहिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब कहता है कि जब देश आजाद हो गया तो लोहिया का क्या रोल था, मतलब
देश आजाद होने के बाद। तो ही बिकेम द मेंबर ऑफ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी इन 1952। 1952 में वो मेंबर बन गए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के। ही बिकेम द चेयरमैन एज वेल एडिटर ऑफ इट्स जर्नल। अब इन्होंने एक जर्नल निकाली जिसका नाम था मैनकाइंड, ये 1 मार्कर आपका, और उसका ये क्या बन गया, अब एडिटर थे, अब चेयरमैन भी बन चुके थे। इन 1963 ही वाज इलेक्टेड टू लोकसभा सीट आफ्टर इलेक्शन इन फरुखाबाद। अब देखो फरुखाबाद के इलेक्शन के बाद 1963 में इन्होंने लोकसभा के जो इलेक्शंस थे उसमें ये इलेक्ट हो गए थे। इन 1965 ही मर्ज द सोशलिस्ट पार्टी, और 1965 में इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी को मर्ज कर दिया संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के साथ। ठीक है, ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का क्या है, ये लोगो है। अगर इनकी राइटिंग्स की बात करें तो व्हील ऑफ हिस्ट्री इन्होंने 1956-55 में लिखी। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, यानी इंडिया के पार्टीशन के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन अपराधी है, ये बुक लिखी इन्होंने 1960 में। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म इन 1963, इसके ऊपर भी उन्होंने क्या लिखी, बुक लिखी। चाइना, इंडिया, नदर्न फ्रंटियर्स, ये बुक लिखी उन्होंने 1963 के अंदर। लोहिया ऑन सोशलिज्म की बात करें तो राम मनोहर लोहिया हैज बीन वन ऑफ द मेन प्रोपोनेंट ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया, यानी इंडिया में जो सोशलिज्म का मेन प्रोपोनेंट है, मेन प्रचारक है, वो राम मनोहर लोहिया थे। ही चैंपियन द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अब देखो जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के आइडिया को ये क्या करते थे, समर्थन करते थे। वाइल एसोसिएटिंग हिज सोशलिज्म विद डेमोक्रेसी, जबकि ये सोशलिज्म जो कि डेमोक्रेसी के साथ थे उससे जुड़े हुए थे। लोहिया कंसिडर्ड बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म इक्वली इररेलेवेंट फॉर इंडियन सोसाइटी। अब लोहिया जी का ये मानना था कि जो वेस्टर्न कैपिटलिज्म है एंड यूरोपियन सोशलिज्म है, ये दोनों ही इंडियन सोसाइटी के लिए इररेलेवेंट है, यानी अमहत्वपूर्ण है। अब दो ऑब्जेक्टिव राम मनोहर लोहिया ने दिए सोशलिज्म को लेकर। इनके दो प्रिंसिपल थे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के। पहला था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा था नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में ये बात करते थे फॉर्म ऑफ फूड एंड हाउसिंग की, यानी जो लोगों की नीड है, बेसिक नीड है, वो फूड है, हाउसिंग है। और दूसरी जो नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात करते थे वो किस फॉर्म में आप होनी चाहिए, आपकी डेमोक्रेसी में एंड फ्रीडम में होनी चाहिए। अब क्रिटिक्स भी थे यूरोपियन सोशलिज्म के। कहता है लोहिया नोट्स दैट यूरोपियन सोशलिज्म वाज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ ऑल इल्स ऑफ कंट्रीज लाइक इंडिया। लोहिया का ये मानना था कि जो यूरोपियन सोशलिज्म है वो सॉल्यूशन नहीं है, जो भी इंडिया जैसी कंट्री में जितनी भी इश्यूज हैं, बीमारियां हैं, उनका सॉल्यूशन यूरोपियन सोशलिज्म नहीं है, ऐसा लोहिया का मानना था। इंडिया हैज टू डेवलप इट्स ओन सोशलिज्म, कि इंडिया को अपना खुद का सोशलिज्म क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। He explained that European socialism was remain gradual, constitutional and distributive। उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि जो यूरोपियन सोशलिज्म है वो मतलब धीरे रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रहेगा एंड डिस्ट्रीब्यूटिव रहेगा, जो कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए क्या नहीं है, सही नहीं है। Thus, for developing societies and particularly India, लोहिया attempted to evolve new socialism। इसी तरह सोसाइटीज की डेवलपमेंट के लिए, पर्टिकुलरली इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए, लोहिया ने जो न्यू सोशलिज्म का आइडिया था उसको क्या किया, इन्होंने अटेम्प्ट किया, यानी अपने अंदर शामिल करने की कोशिश की। अब लोहिया सोशलिज्म को लेकर क्या कहते हैं, कहता है लोहिया डेवलप्स हिज आइडिया सोशलिज्म फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी समय समय पर वो अपने सोशलिज्म के आइडिया को डेवलप करते रहते थे। उनका वो चाहते थे कि सोशलिज्म डेवलप होना चाहिए इनटू इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी, यानी सोशलिज्म एक ऐसा इस तरीके से डेवलप किया जाए जिसमें आइडियोलॉजी क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। अब फॉर द पर्पज ऑफ दिस ही बोरोड सम एलिमेंट फ्रॉम गांधीज्म। अब इस काम के लिए उन्होंने कुछ एलिमेंट्स बोरो किए गांधीज्म से। या गांधीज्म किसको बोलते हैं, गांधी की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले को गांधीज्म बोलते हैं। अब जो पहला एलिमेंट था वो था सत्याग्रह, यानी सोशलिज्म नॉन वायलेंट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कहता है कि थ्योरी ऑफ एंड मीन्स, यानी सोशलिज्म को एंड सोशलिज्म के एंड को हमें अचीव करना है तो उसके लिए मीन्स पर फोकस करना पड़ेगा, मीन्स मतलब साधन। तीसरा कहता है स्मॉल मशीन बेस्ड इकोनॉमी, यानी वो इसके भी फेवर थे कि भाई सिर्फ बड़ी बड़ी एमएनसीज या फैक्ट्रीज नहीं होनी चाहिए, जो स्मॉल बेस्ड इकोनॉमी है हमें उस पर भी फोकस करना चाहिए। एंड चौथा कहता है पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, यानी डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जैसे सेंटर टू स्टेट, स्टेट टू लोकल लेवल। ठीक है,
पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कराना इन तीनों लेवल्स की गवर्नमेंट में। न्यू सोशलिज्म की बात करते हैं। लोहिया केम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू सोशलिज्म इन 1959। अब देखो लोहिया ने एक कॉन्सेप्ट दिया और वो न्यू सोशलिज्म की थ्योरी के साथ 1959 में आए। न्यू सोशलिज्म वाज फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ 6 फंडामेंटल एलिमेंट्स। अब देखो जो न्यू सोशलिज्म इन्होंने फाउंड किया वो फंडामेंटल एलिमेंट्स के 6 बेसिस पर क्या था, बेस था, जिसके अंदर डोमेस्टिक इंटरनेशनल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल, ये दोनों ही चीजें क्या थी आपकी शामिल थी। बात करेंगे चौबुर्जा फोर पिलर्स की। इसमें कहता है कि लोहिया ने एडवोकेटेड किया चौबुर्जा राजनीति को। चौ मतलब चार, बुर्जा मतलब पिलर, यानी कि राजनीति में चार पिलर्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ऐसा लोहिया का मानना है। इनका मानना था कि फोर पिलर्स की जो वैल्यू है वो पॉलिटिक्स में तो है, साथ ही साथ सोशलिज्म भी है। अब ये चार पिलर थे, वो था आपका सेंटर, दूसरा था रीजन, तीसरा था डिस्ट्रिक्ट, चौथा था आपका विलेज। अब ये कहते हैं कि ये चारों ही चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और ये इनका जो कंसिडरेशन था वो एफर्मेटिव एक्शन को देना था। लोहिया आर्ग्यू भी करते हैं कि ये जो पॉलिसी है एफर्मेटिव एक्शन की शुड नॉट ओनली बी फॉर द डाउन ट्रोडन। उनका ये मानना था कि ये पॉलिसी सिर्फ डाउन ट्रोडर्स मीन्स जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के उनके लिए नहीं होने चाहिए, यानी जो वुमेन्स है एंड नॉन रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, यानी मुस्लिम है, सिख है, इनके लिए भी होना चाहिए। He believed that चौखंबा मॉडल was the solution of all the administration problem of India। उनका मानना यह था कि जो फोर पिलर मॉडल है, यानी जो चौखंबा मॉडल है, वही एक सोल्यूशन है जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर इन सब का। वो कहता था कि ये सभी चार पिलर वुड वर्क इंडिपेंडेंटली, कि भाई अगर हम इनके लिए चार पिलर एस्टेब्लिश कर भी देते हैं तो ये पिलर आपके इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे, काम करेंगे। और जो इंडिया के अंदर टू टायर सिस्टम है, यानी सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का, इस सिस्टम को वो क्या करते थे, रिजेक्ट करते थे। सेवन रेवोल्यूशन, लोहिया केम विद द आइडिया ऑफ सेवन रेवोल्यूशन। अब देखो लोहिया ने सेवन रेवोल्यूशन का आइडिया था, जिसको हिंदी में सप्त क्रांति भी बोलते हैं, और ये किस चीज के लिए दिया इन्होंने, ताकि इंडियन सोशल सिस्टम को बेहतर बनाया जा सके। फर्स्ट पॉइंट कहता है इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, कि भाई मैन और वुमेन के बीच में क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। दूसरा कहता है ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रेस बेस्ड इनइक्वालिटीज के अगेंस्ट थे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, प्राइवेट लाइफ में इंटरफेरेंस के अगेंस्ट थे, एंड फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट थे। यहाँ तक कि ये सत्याग्रह पर बहुत अधिक क्या करते थे, निर्भर करते थे। ये सेवन एलिमेंट्स थे, सेवन रेवोल्यूशन थे जो लोहिया जी ने दिए थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल। टिल देन, गुड बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन। इस पीपीटी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर इसे देख सकते हैं। टिल देन, गुड बाय।